गॉडजिला रेज अक्रॉस टाइम एक कॉमिक बुक सीरीज है जहां पर हम लोगों को अर्थ के कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स के दौरान गॉडजिला का इंटरफेरेंस नजर आता है। अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग टाइम पीरियड्स में जाकर गॉडजिला इविल फोर्सेस से लड़कर ह्यूमन सिविलाइजेशंस को प्रोटेक्ट करता है। रेज अक्रॉस टाइम गॉडजिला के इन्हीं एडवेंचर्स के ऊपर फोकस्ड है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला रेज अक्रॉस टाइम कॉमिक के फर्स्ट इशू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस कॉमिक के राइटर हैं जेरेमी रॉबिन्सन और इसके आर्टिस्ट हैं मैट फ्रैंक। डायनासोर से भी पहले मॉन्स्टर्स इस धरती पर रूल करते थे। पौराणिक कहानियां जो डरावने सपने से भी ज्यादा डरावने हैं। इस कहानी में गॉडजिला जापान के सबसे बड़े खतरे को खत्म करता है। जापान, साल है 1274। कहानी के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को दिखाया जाता है कि दो क्लैंस एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। जीतने वाले को इस जमीन का पूरा कंट्रोल मिलेगा। जमीन के लिए जब एक ही देश के लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं तब उन्हें तोड़ना ज्यादा आसान होता है और ये बात सिर्फ समझदार लोग ही समझते हैं। जैसे कि ये बूढ़ा आदमी इस फाइट के बीच में आकर कहता है, रुक जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। क्लैंस के लोग अभी इस फाइट को रोक देते हैं। वो उस बूढ़े आदमी के हाथों में एक कागज का टुकड़ा देखते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम्हें अपने देश को बचाना है तो फिर एक दूसरे से लड़ने की बजाय बाहरी ताकतों से लड़ो। ऐसे में एक वॉरियर कहता है, अच्छा, इनसे भी बुरे लोग हैं क्या? वो बूढ़ा आदमी इस वॉरियर की तरफ गुस्से से देखता है। मंगोल के 900 जंगी जहाज 40,000 वॉरियर्स को लेकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इस आर्मी का मास्टर है चाइनीज कॉन्करर कुबलाई खान। और तुम्हें पता है इस आर्मी को लीड कौन कर रहा है? चाइना का सबसे खूंखार आदमी शेनजिंग खान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ड्रैगन लॉर्ड है और वो मिथिकल मॉन्स्टर्स गाइगन और मैगलॉन को कंट्रोल कर सकता है। वो तुम्हारे जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा है। वो तुम्हारे लोगों को मारने के लिए आ रहा है और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो फिर जापान का डिस्ट्रक्शन तो कंफर्म है। वो बूढ़ा आदमी इन क्लैंस के लोगों से कहता है, अगर तुम्हें इस जमीन को बचाना है तो फिर तुम्हें अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ होना होगा, क्योंकि जिस जर्नी में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उस रास्ते में तुम्हें एक दूसरे का सहारा बनना है। ऐसे में कुछ बहादुर लोग इस जर्नी पर निकलने के लिए आगे आते हैं और यहीं पर हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ की एक वॉरियर एक औरत है जो फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। दो वॉरियर्स उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं, हम लोगों को क्या करना होगा? वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोगों को उस रास्ते से जाना होगा जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने भुला दिया था। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जापानीज वॉरियर्स अपनी आखिरी सांस तक मंगोल्स को रोक कर रखेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जीतने के लिए इस जर्नी को कंप्लीट कर कर तुम्हें वापस आना होगा। एंशिएंट इविल फोर्सेस ये नहीं चाहेंगे कि तुम लोग इस जर्नी को कंप्लीट करो। वो तुम्हें अलग करना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में एक साथ रहना है। तुम्हें उन चैलेंजेस को एक साथ मिलकर ओवरकम करना है। अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव में माउंट पुरोटेकुटा के शिखर पर तुम लोगों को शियो बीजिंग टेम्पल मिलेगा और वहीं पर तुम्हें उस ताकत को समन करना है जो जापान की इस हालत को ठीक कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिसे तुम समन करने जा रहे हो उसे तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर एक ऐसा राक्षस भी रहता है जो ताकत और डर के ऊपर रूल करता है। हमारे पूर्वज इन्हें दुनिया के सारे पौराणिक जीवों के राजा मानते थे, तो गलती से भी उस जीव को मत जगाना। ये सुनकर वॉरियर्स अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। इस दौरान दो वॉरियर्स उस पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, पर अचानक अर्थक्वेक की वजह से एक वॉरियर का हाथ फिसल जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी दूसरा वॉरियर उसे पकड़ लेती है। ये तो वही औरत है, तुम मुझे उठा सकती हो? वुमन वॉरियर कहती है, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। ये सुनकर लटका हुआ वॉरियर कहता है, ये डाइची पागल है, इस कमजोर लड़की को मेरे साथ ही भेजना था। ये सुनकर वुमन वॉरियर गुस्सा हो जाती है। वो भी उस वॉरियर को उठाकर ऊपर पटकती है, फिर अपने बो और एरो से उसके ऊपर निशाना साधती है। ये देखकर दूसरा वॉरियर कहता है, हम लोगों को एक साथ रहने के लिए कहा गया था, लेकिन अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही। ये कहकर दूसरा वॉरियर भी अपने सामुराई सोर्ड को निकालता है। ये लोग अपने लड़ाई को शुरू ही करने वाले थे कि तभी उस पहाड़ के दरारों से कुछ एंशिएंट क्रैब लाइक क्रीचर्स निकलकर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वुमन वॉरियर का कमाल का आर्चरी स्किल और इस मैन वॉरियर का सामुराई सोर्ड के साथ एक्सेलेंस उन क्रैब्स को काट कर रख देते हैं। वो इस बैटल में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उन्हें मारकर वो उस टेम्पल के गेट पर पहुंचते हैं। वो उस गेट को खोलते हैं और उनके सामने अपीयर होता है एक 8 हेडेड मॉन्स्टर, यामाटा नो ओरोची।
वो मॉन्स्टर जो जापान को बाहरी ताकतों के अटैक से बचा सकता है। यामाटा अपने इस जाइगेंटिक बॉडी को शो ऑफ करते रहता है। वहीं ये वॉरियर्स सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरीके से इस जाइगेंटिक टाइटन को कंट्रोल किया जाए। ऐसे में उनके चारों तरफ एक सुरीली आवाज गूंजने लगती है। आसमान में जैसे एक रोशनी खिल उठती है और उसी रोशनी से निकलते हैं दो आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर्स, यमी और यूमी, जो इन वॉरियर से कहते हैं अगर तुम्हें इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करना है तो फिर इस एरो को यूज करो। वुमेन वॉरियर उस एरो को लेकर यामाटा के सर पर निशाना साधती है, जिससे यामाटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो भी उस औरत के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। दूसरी तरफ वो दो सिस्टर्स, जो असल में हेवन के एंजल्स हैं, वो उस मैन वॉरियर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करना है तो फिर इस छोटे से स्टैचू को यूज करो। इस दौरान एक काली परछाई उस टेंपल को घेर लेती है। यामाटा अभी उस वुमेन वॉरियर को मारने ही वाला होता है कि तभी मैन वॉरियर उस स्टैचू को यामाटा के सामने रखता है, जिससे वो रुक जाता है। लेकिन यामाटा की चीख से एक और मॉन्स्टर भी जग चुका है। यह मॉन्स्टर अभी यामाटा के ऊपर अटैक कर देता है। यामाटा अपने जाइगेंटिक बॉडी से इस मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता है, लेकिन ये मॉन्स्टर अपने न्यूक्लियर ब्रेथ से यामाटा की बॉडी को जला देता है। फिर जब यामाटा कमजोर होकर नीचे गिर जाता है, तब ये मॉन्स्टर यामाटा की छाती के ऊपर पैर रखता है और फिर उसे मिट्टी में गाड़ देता है। दोनों वॉरियर्स अभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैन वॉरियर कहता है कि क्या हम इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं? ये सुनकर वो दो एंजल्स कहते हैं दुनिया के हर एक क्रिएशन को नेचर ने बनाया है, तो एक हिसाब से नेचर उन सबको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन नेचर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये है नेचर का इकलौता अनस्टॉपेबल फोर्स, गोजिरा। ये सुनकर वुमेन वॉरियर कहती हैं हमें इसे बैटलफील्ड में ले जाना होगा। ये दोनों अपने घोड़े पर बैठते हैं और बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैन वॉरियर कहता है कि हमें और तेज जाना होगा, वरना हम लोग इस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे आ जाएंगे। दूसरी तरफ उस बैटलफील्ड में खान आर्मी जापान के ऊपर अटैक कर चुका है और वो दो मॉन्स्टर्स भी हैं जो जापान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये देश अभी चल रहा है। नॉर्मल लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है। एक कैसल के अंदर कुछ सोल्जर्स अपने किंग से बात कर रहे हैं। किंग अपने सोल्जर्स से पूछ रहे हैं स्टेटस बताओ सोल्जर्स। स्टेटस? हमारा आर्मी खत्म हो चुका है और दो विशाल राक्षस इस किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। इतने में वो दो मॉन्स्टर्स गाइगन और मेगलॉन इस कैसल के ऊपर अटैक कर देते हैं। इन दोनों मॉन्स्टर्स ने आधे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और जो भी बचा कुचा है उन्हें कुचलते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक चीख से ये मॉन्स्टर्स रुक जाते हैं। गॉडजिला इनके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। दोनों वॉरियर्स मंगोल आर्मी से लड़ने लग जाते हैं। वहीं गॉडजिला का टारगेट होता है ये दो मॉन्स्टर्स। ये अभी एक ऐसा बैटलफील्ड बन चुका है जहां पर ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक ही कॉमन रीजन के लिए फाइट कर रहे हैं और वो रीजन है जापान को बाहरी ताकतों से प्रोटेक्ट करना। गॉडजिला अकेले ही उन दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर वो दो मॉन्स्टर्स गॉडजिला के ऊपर एक साथ अटैक करने लगते हैं। मंगोल लीडर एक ऐसे डिवाइस को यूज करते हैं जिसके मदद से वो इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। गॉडजिला इस कंबाइन अटैक से डैमेज हो रहा है, उसे जल्द ही कुछ करना होगा। ऐसे में वो वुमेन वॉरियर अपने बेहतरीन आर्चरी को शो ऑफ करते हुए उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो अब तक गाइगन और मेगलॉन को कंट्रोल कर रहा था। ये मॉन्स्टर्स अभी गॉडजिला की रेज को देखते हुए पीछे हटने लगते हैं, लेकिन गॉडजिला उन मॉन्स्टर्स के डर को सेंस कर लेता है। एक पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक जिसे देख ये मॉन्स्टर्स इस बैटलफील्ड से भाग जाते हैं। मंगोल आर्मी डिस्ट्रॉय हो चुका है और जापान अभी सेफ है। आखिर में वो दोनों वॉरियर्स उस बूढ़े आदमी से मिलते हैं। यामाटा और ओरोची का ये डिवाइस अभी शायद किसी काम का नहीं है और वैसे भी बाहरी ताकतें हमारे धरती पर आने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अभी से हम सब एक साथ हैं। और यहीं पर होता है फर्स्ट इशू का दी एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।